हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। तो हमारी जो जीव विज्ञान की क्लासेस हैं उसमें अब हम अपने सिलेबस में आगे की ओर बढ़ेंगे। एडमिट कार्ड आ गया है तो अब समय काफ़ी कम है हमारे पास अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपनी सारी वीडियोस आप लोग के सामने लाऊं, आप लोग देखें। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पहले भी ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सिलेबस में और कितनी चीज़ें बची हुई है। मैं हमेशा अपने साथ सिलेबस रखा रहता हूँ ताकि पता रहे कि हमें कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो मैं टिक लगाता जाता हूँ कि पहले हम लोगों ने ख़त्म क्या क्या कर लिया है। तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम के जो टॉपिक है, जितने भी जैव प्रक्रम में हमारे टॉपिक है, पोषण हो गया, फिर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारी टॉपिक जो है खत्म हो चुकी हैं। उत्सर्जन तंत्र, जल में परिवहन, नियंत्रण एवं समन्वय खत्म हो चुका है। इसमें पादप में समन्वय, जंतुओं में समन्वय। तो हमारे जो टोटल जो 17-18 टॉपिक है उसमें से ये हमारे 9 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो देखेंगे हम जीव में जनन कैसे होते हैं, कैसे करते हैं ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे। जिसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे एकल जीवों में प्रजनन। तो समझो कि आज इसमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी खत्म हो जाएगा। तो एकल जीवों में प्रजनन, फिर हम लोग के पास देखना है लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फिर मानव में लैंगिक जनन, फिर नरमादा जनन तंत्र और जनन स्वास्थ्य। ये टॉपिक है आज हमारे पास, आज नहीं मतलब ये टॉपिक है इस चैप्टर में हमारे पास। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि जीव जनन कैसे करते हैं। ये मैंने पहले से ही नोट्स बना रखा है खुद से। अब इस नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अब पहले देखते हैं कि हम लोग को इसमें मेन जो हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे हम लोग। बिना इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं उसके अंदर का सबसे पहला जो चीज़ था हमें पढ़ने को है वो है एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही आते रहता है, 5 नंबर में, 2 नंबर में, एकदम निश्चित रूप से ये पूछता है। तो इसलिए मैंने इसका एक अच्छा सा एक नोट्स टाइप का तैयार कर लिया है ताकि दिखे आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि, उसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला है विखंडन। ये मैं इसको मार्क इससे कर देता हूँ इसे ताकि दिखता रहे। ये है विखंडन में आप देखेंगे हम लोग कि एक कोशिकीय जीवों में जो कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अब हम लोग के पास समझने के लिए है कि विखंडन जो होता है वो मेनली एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ में होता है ये मल्टी सेलुलर में भी होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स तो उसके लिए आगे है, देख लेते हैं, पढ़ते जाएंगे साथ में, होते जाएगा क्लियर। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिर जो ये अगला जो हमारा इसका एक पॉइंट है कि प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटोजोआ के बारे में यहाँ पर लिखने का मेन मकसद है ये कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा भी सकते हैं आगे चल के, कि जो कुछ एग्जाम्पल जो बुक में मैंने देखा है एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन जो है जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने इस नोट्स में डाला है, ठीक है। तो इसमें है कि ये जो प्रोटोजोआ की कोशिका तो प्रोटोजोआ क्या है, तो इसका मतलब है प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन मतलब 2 ऐसे प्रोटोजोआ है वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है जिससे नए कोशिका बनते हैं दोनों। जैसे ये एक प्रोटोजोआ है, दोनों ये 2 है, ये दोनों ये एक है, ये डिवाइड होके और ये 2 बन गया, तो दोनों एक नया जीव बन गया। तो ये एक सामान्य सा प्रोसेस है, समझ ले आप लोग, इजी है। अगला है लिस्मानिया। लिस्मानिया जो है काला जार जिससे बीमारी होती है, काला जार को कॉज करता है लिस्मानिया डोनोवानी उसका पूरा नाम है। तो उसका वो जो होता है उसमें द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। हाँ, अब ये एक बड़ी बात है कि जो प्रोटोजोआ है वो कैसे भी हो जाता है। जैसे है
एक बड़ा सा है वो कहीं से भी टूटा ऐसे करके और दो को बन गया, दो प्रोटोजोआ बन गया। लेकिन इसमें लेशमानिया के केस में ऐसा नहीं है। लेशमानिया के केस में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें होता है क्या, एक निर्धारित तल से इसका विभाजन होता है तब जाके ये दो अलग अलग जीव बनते हैं। तो ये लेशमानिया हो गया। फिर जो हो गया मलेरिया, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। हाँ, जैसे अब होता है क्या, कुछ जीवों में होता है कि एक है वो टूट करके दो बन गया, लेकिन कुछ जीवों में ऐसा नहीं है। कुछ जीवों में है कि एक है वो टूट के 5, 6, 7 कुछ भी बन गए, जितना टूटा उतने ज्यादा जीव बन जाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में है मलेरिया, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक है। तो मैंने बोला यहाँ पे बहुखंडन, एक अगर वो टूट के हुआ दो टुकड़ों में हुआ तो उसे द्विखंडन कहते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में हो गया तो बहुखंडन कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट में छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप में वृद्धि करते हैं। जैसे मुकुल का मतलब होता है क्या, जैसे ये कोशिका है, मैं यहाँ पे फोटो के सहायता से समझाता हूँ। जैसे ईस्ट में है कि ये कोशिका है, ये कोशिका है, ठीक है। अब कहीं से एक प्रोट्यूबरेंस निकला, ऐसे मुकुल निकला, और ये फिर ये बाद में आगे चल के ये अलग टूट गया, तो ये दो गो हो गया, ये अलग एक हो गया, एक अलग, दोनों अलग अलग जीव हो जाता। तो ये ईस्ट में है। ठीक है, तो अब हमारा अगला है कि खंडन। खंडन में होता है ये जो होता है विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है मेरे। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखना है कि एक कोशिकीय जीवों में जो विभाजन होता है, जो प्रजनन होता है, किस भी एकल जीवों में प्रजनन विधि जो होती है वो विखंडन के थ्रू होता है। अब खंडन जो है, खंडन में बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा विकसित होकर एक छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह टुकड़े विकसित होकर नए जीवों का। तो सिंपल सा इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे एक है बड़ा सा गेंद, टूट के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वो सारे छोटे टुकड़े एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, वो हो गया खंडन। अगला है पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन। उसमें होता है क्या, इसका एक ये हाइड्रा है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है कि जैसे जीव को यदि एक हाइड्रा ले लिया, उसको जैसे तैसे काट दिया बहुत सारे टुकड़ों, तो जितने टुकड़ा में उसको काटा गया वो सारे के सारे एक नए जीव का निर्माण करेंगे। तो यही है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन जो कहते हैं, उसको कहते हैं। उसका एग्जाम्पल एक हाइड्रा और प्लेनेरिया है, जिसमें लिखा है कि हाइड्रा और तथा प्लेनेरिया जैसे जीव जो होते हैं, वो यदि टुकड़ों में काट दिया तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है, ये दो गो आपका एग्जाम्पल हो गए। फिर ऊपर वाले में हो गया खंडन का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है। याद रखिए, इन सबको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जाम में अगर पूछ देगा कि लेशमानिया में कौन सा होता है, किस कैसे प्रजनन होता है। लेशमानिया ईस्ट में हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। इस तरह के जीवों में अगर पूछ दिया गया कि किस तरह से प्रजनन होता है, किस तरह की किस विधि से होता है, तो उसमें हम लोग फिर फंस जाएंगे। फिर यहाँ खंडन है, खंडन में होता है स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पुनरुद्भवन है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो आप लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है इसमें। अगला जो है वो मुकुलन में है कि हाइड्रा जैसे जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके एक स्थान पर उभार विकसित करते हैं और यह उभार विकसित होकर के नए जीव बदल जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता, क्या है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसको जितने टुकड़े में कर दो उतना नया जीव बन जाता है। मुकुलन में ऐसा नहीं है। मुकुलन में होता है क्या कि एक ही जीव है। मुकुलन में जैसे ईस्ट में यहाँ बताया कि मुकुल जैसा उभार ऐसा, जैसे मान के चलो ये एक हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है। अब इसमें से एक नया सा एक ऐसे मुकुल निकल गया, ये एक मुकुल आ गया बाहर, ठीक है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, ये मुकुल एक ऐसे बाहर आ गया। अब ये मुकुल जो होता है आगे चल के ये ऐसे शरीर से हट जाता है, शरीर से हट के एक नया मुकुल बना, ये एक हो गया हाइड्रा और एक ये छोटा सा हाइड्रा। तो ये जो होता है ये होता है मुकुलन। उसका भी एक एग्जाम्पल हाइड्रा जैसे जीव पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग करके एक स्थान पर उभार जैसे विकसित कर देते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं, और यह उभार विकसित होकर के नए जीव में बदल जाता है। ये हो गया हमारा मुकुलन। अब हो गया कायिक प्रवर्धन। क्या हमारा जो अगला टाइप है, यहाँ पे इसको पुनरुद्भवन को कर देता हूँ तो ऐसे बोल्ड रहेगा तो दिखेगा। ये पुनर्जनन हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है। ये कायिक प्रवर्धन,
ये बोल्ड का मतलब है कि यहाँ आपको जो जो चीज़ आपने जो पॉइंट ढूंढ रहा है वो जो ढूंढ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में। तो अगला जो है वो कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन में से हम क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन में होता है क्या? यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में मैंने देखा बहुत बार 2 नंबर के क्वेश्चन में आते रहते हैं, और बाकी 1 नंबर से क्वेश्चन उठाना होता है तो ऊपर के जितने भी टाइप है उससे हमेशा पूछा जाता है। इससे कायिक प्रवर्धन से ये हमेशा 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि कायिक प्रवर्धन। तो मैंने इसका एक बहुत अच्छा एक कोशिश किया है कि खुद से ये जो एग्जाम में लिखना है उस व्यू से मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बाकी समय मैंने समझाने के व्यू से लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरण और कुछ ऐड किया ताकि समझने में भी इजी रहे, और एग्जाम में अगर पूछे तो आप इसको एकदम कॉपी करके उतार सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मार्क्स आएंगे, अच्छे ही मार्क्स आएंगे इससे। तो कायिक प्रवर्धन ये एक अलैंगिक जनन है। कायिक जनन पौधों में होता है, इसमें एक ही जनक संतति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। होता क्या है इसमें कि अब जनरली होता है कि वो लैंगिक जनन में होता है। जनरली 2 पेरेंट्स होते हैं, एक फादर एक मदर होता है, मेल फीमेल, वो दोनों मिलते हैं तभी जाके एक नया संतान आता है। लेकिन ऐसा एकल जीवों जो जीव एकल होते हैं जिसमें एक ही पेरेंट्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो इनफ है उसके लिए, तो वैसे जीवों में जो वैसे पौधों में जो ये कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो होता है कायिक जनन जो होता है वो प्राकृतिक रूप तथा कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा होती है। ठीक है, एक बहुत अच्छा चीज है ये, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों से प्राप्त होता है। इसमें यह जड़ तथा अथवा पत्तियों से हो सकता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन तीनों चीज से हो सकता है। कहीं जब से अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम लोग, पहले ये देख लेते हैं। पर्तन, रोपण अथवा कलम जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। अब हम लोगों ने देखा है कलम का बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं हम लोग, गन्ना में देखते हैं, हम लोग गुलाब के पेड़ में देखते हैं। ऐसे कहीं से छोटा सा टहनी ला करके और ऐसे जमीन में लगा दिया तो वो कुछ दिन में फिर वो एक पेड़ बन जाता है, नया पेड़ हो जाता है। तो उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसका उदाहरण भी है यहाँ पे, मैंने कोशिश किया जितने भी एग्जाम्पल बुक में दिए हुए थे वो सारा लिख दो, क्योंकि अगर पूछ दिया कि हाँ गुलाब में क्या होता है, अंगूर में क्या होता है, गन्ना में क्या होता है, तो हमें पता रहे कि हाँ भाई ये कायिक प्रवर्धन से होता है। इसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए हुए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए इसका प्रयोग कृषि में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो बीज के जो बीज मैंने रोप दिया उससे एक पेड़ बना। ठीक है, और एक मैंने इसका एक कलम लेकर लगा दिया उससे जो पेड़ बना, तो जो बीज वाला पेड़ है उसमें मान के चलो 6 महीने में अगर फल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं 6 महीने में, तो ये जो हमारे पास एक कलम वाले जो पौधे हैं उसमें 3 महीने में ही आ जाएंगे या 4 महीने में आ जाएंगे, मतलब उसके कंपेयर में पहले आ जाना है इसमें फूल। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहेगा इसका कायिक प्रवर्धन से। अगर पूछा जाए कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है, तो उसमें आप ये चीज ऐड कर सकते हैं कि ये इसमें पुष्प और फल जो होता है वो कम ही जल्दी आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग के पास है कि कायिक प्रवर्धन से उगाए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होता है। अब इसका एक और बेनिफिट इसको हम कह सकते हैं कि इसमें बेनिफिट के तौर पर इसमें क्या है, तो बेनिफिट इसका मतलब ये है कि जैसे अगर पौधे जिस पौधे से इसमें से काट के लगाया है मैंने ये डाल, उसमें से जो तना को मैंने चाहे या फिर कुछ भी कलम को जो लगाया है, अगर उस पौधे में फूल जो है वो बड़े वाले फूल है, अगर गुलाब के मान के चलो बड़े वाले फूल है तो वो बड़े ही होंगे उसके जो कलम है, कलम वाले जो पौधे, तो उसमें एकदम सेम टू सेम उसमें जो उसके जो जनक है उसके ही तरह के सारे गुण रहेंगे, उसमें कोई अनुवांशिक परिवर्तन किसी तरह का नहीं होगा। तो ये कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ इसको आप लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक उत्तक संवर्धन एक बहुत अच्छा है, ये है, आप लोग को आगे पढ़ना है इसके बारे में 11 में, आप लोग को अगले इंटरमीडिएट में पढ़ना है, इंटर में। लेकिन इसको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट में करके दिया हुआ था ऐसा छोटा सा में, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है ताकि ये जानकारी के व्यू से, अभी तक एग्जाम में ऐसा कुछ अभी तक मैंने देखा नहीं है कि पूछा गया है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। बुक में अगर मेंशन किया हुआ है तो ये पूछ सकते हैं लोग, हम लोग बोल भी नहीं सकते कि आप क्यों पूछे, क्योंकि बुक में है मेंशन। तो हम लोग को देखते हैं उत्तक संवर्धन है क्या। इस तकनीक में कोशिका के पौधे के शीर्ष भाग से, शीर्ष जो होता है वो जिसको एपिकल कहते हैं, जो पौधे की जो ऊपर का भाग होता है एकदम फुनगी जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में उसे हम लोग कहते हैं फुनगी।
शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इसमें फुनगी से एक छोटा सा हम लोग सेल ले लेते हैं, कोशिका, उसको हम फिर एक मीडियम में रख देते हैं, एक माध्यम में रख देते हैं जिसमें पूरी तरह से पोषण होता है। उस पोषण के थ्रू वो कोशिका जो हम लोगों ने उसमें रखा है उस माध्यम में, इसको फोटो से समझते हैं ऐसे। एक मान के चलो ये कोई एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है जिसके एपिकल पार्ट से, जिसके जो शीर्ष भाग से एक हम लोगों ने यहाँ से एक सेल निकाली, ये एक सेल है। अब इस सेल को हम एक मान के चलो एक बर्तन है, ये बर्तन है हमारे पास, ठीक है। इस बर्तन में हम लोगों ने बहुत अच्छा इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए, इसके पोषण के लिए हम लोगों ने सब कुछ रखा हुआ है, इसमें सब कुछ इसमें डाला हुआ है। इस सेल को इसमें रख दिया। ये सेल जो होता है इसमें विकसित होता है, इसमें विकास होके एक सेल 2 सेल में बना, 3 सेल 4 सेल ऐसे करके इसमें विकास हुआ और यह विकसित होते होते एक छोटा सा नया एक पौधा बन जाता है। और जब ये एक नया पौधा बन जाता है, जब एक नया पौधा बन गया जब इस मीडिया में, तो इसे एक लेकर के जमीन में हम लोग रोप देते हैं। इसको हम जमीन में रोप दिया, ठीक है। इसी सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं उत्तक संवर्धन, ठीक है। उत्तक संवर्धन आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इसको कर देते हैं ऐसे कलर, दिखने में आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। एक और बच गया है बीजाणु समासंग, जो एकल जीवों में प्रजनन की विधि में यह भी एक है। इसमें होता है क्या, इसमें कुछ नहीं, इसमें ऐसे कोई जनन के लिए कोई ऐसा भाग नहीं होता है। इसमें होता है, इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल राइजोपस है। राइजोपस में इसमें होता है ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर ऐसे रहता है बना हुआ, उसके ऊपर में ऐसे करके बल्ब जैसा रहता है, उसमें गोल गुच्छ जो लिखा है यहाँ पे, जो गोल तंतुओं पर जो गोल गुच्छ यहाँ पर लिखा है ना, सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये जो है ये जो होता है संरचना, ये भाग लेती है उसमें। और ये जो बीजाणुधानी, इसको बीजाणुधानी कहते हैं जिसके अंदर में होता है, ठीक है, इसको बीजाणुधानी कहते हैं। अब बीजाणुधानी होता है जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं और जो विकास करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारे जो हो गए वो बीजाणु, ये हो गए हमारे एकल जीवों में हमारे पास अब हो गई ये देखो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एकल जीवों में प्रजनन की विधि। सबसे पहले ये हम लोग शुरुआत किए थे, उसमें हम लोगों के पास विखंडन है, खंडन है। ये विखंडन एक कोशिकीय में होता है, खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। पुनरुद्भवन होता है जिसमें हम लोग काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और वो फिर नए अलग अलग जीवों में विकसित हो जाता है। मुकुलन हो जाता है, जैसे एक नॉर्मल एक छोटा सा मुकुल, उसमें से उभार उत्पन्न होता है और वो एक नया पेड़ बन जाता है, मुकुलन हो गया। कायिक प्रवर्धन हो गया जिसमें हम लोग पौधे के विभिन्न भागों से अलग अलग पेड़ उगाते हैं, ठीक है, जिसमें कलम था, पत्ते से उगता है। पत्ते का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, जिसको हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा, शायद पत्थर चट्टा ही कहते हैं। उसमें होता है कि जैसे इस तरह से रहता है पत्थर चट्टा का पौधा, ठीक है। ये जो मान के चलो, ये जो पत्थर चट्टा का ऐसे पौधा है, पत्ता है, सॉरी, इस पत्ते का, पत्थर चट्टा के पत्ते को देखोगे ना तो इस तरह से बनावट रहता है, इस तरह से, इस तरह से। इसका सबसे अच्छा खासियत क्या होता है, जब ये अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है ये पत्ता, इसके बाद इसको मिट्टी में रख दोगे ना तो हर इस जगह से एक नया पौधा निकलता है, हर इस जगह से। समझ रहे हो आप, कितना एक पत्ते से कितना सारा पौधा निकल जाएगा। ये ब्रायोफाइलम में ये चीज़ होता है। ये ब्रायोफाइलम का पौधा एकदम सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, हरा कलर का रहता है, मतलब हरा ही होता है जनरली सब पौधा, लेकिन डीप हरा कलर का होता है, हरा कलर का होता है। और यही जो बताया मैंने, यहाँ से निकल जाता है, उसको ब्रायोफाइलम का ही कहते हैं। मेरे पास है लेकिन पीछे तो अभी वो दिखा नहीं सकता, तो वो उस पौधे में, उस पत्ते में भी होता है। अगला उत्तक संवर्धन हो गया, जो हम लोग उसके एक बहुत अच्छे पोषण के अंदर में सेल को विकसित करके एक नया पौधा बनाते हैं, वो हो गया हमारा उत्तक संवर्धन, ठीक है। अगला हमारा हो गया बीजाणु समासंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कैसे कैसे राइजोपस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग आते हैं। तो हमारा जो एक टॉपिक है एकल जीवों में प्रजनन की विधि, वो खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में होता क्या है मेनली। वैसे हम लोग इस चीज़ से बहुत हद तक वाकिफ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है अगर समझाने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोशिश करूँ समझाने की। पहले देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लैंगिक जनन में हमेशा जब भी होगा तो एक ही पेरेंट होगा, ठीक है, एक ही माता चाहे पिता में से कोई एक ही रहता है। अकेला वो सक्षम रहता है एक नया संतान लाने के लिए, उसमें कोई जरूरत नहीं होती है दो पार्टनर का,
मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पे पढ़े ही, ऊपर में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक ही पौधा है, ऐसे करके इधर निकल गया तो वो विकसित करके नया जीव बना दिया। तो इसी तरह का सारा उसमें वैसा ही है। वहीं उल्टा अगर हम लोग लैंगिक जनन में देखें तो लैंगिक जनन में बिल्कुल ऐसा नहीं। लैंगिक जनन में होता क्या है कि इसमें 2 पेरेंट चाहिए ही चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। एकदम अगर नहीं रहेंगे, अगर मेल है फीमेल नहीं है, फीमेल है मेल नहीं है, तो नहीं होंगे, संतान नहीं आएंगे। यही सबसे बड़ा लैंगिक जनन का ये है। अब इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना दिया, मेल फीमेल तो उम्मीद है समझ में ही आता होगा। मेल लड़कों को कहते हैं, फीमेल लड़कियों को। और लड़कियों में ये जो सिंबल होता है, ये जो साइन है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ना है आप लोग को, इसको समझ भी लें, कहीं भी लिखा भी रहेगा, वॉशरूम वगैरह के बाहर में लिखा रहता है इस तरह का सिंबल, तो आप लोग धोखा ना खाएं, इसलिए ये सिंबल समझ लें। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, और जो बाइसेक्सुअल होता है, जो जिसमें दोनों होता है, उसमें ऐसे होता है ये सिंबल। तो इसको छोड़िए, इसको गोली मारा जाए, कोई काम का नहीं है ये चीज, बस बता दिया। बस अब इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, अब इसमें से इसका मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जो होता है वो दोनों मिलता है तो नया बनाता है, तो उसको युग्मक कहते हैं हिंदी में। जो गैमेट होता है, ये मेल गैमेट होता है, इधर से फीमेल गैमेट होता है। एक मान के चलो ये एक गैमेट ये जो है ये मेल का है, ये फीमेल का गैमेट है। ठीक है, तो फीमेल गैमेट को लिखा है यहाँ युग्मक जो कहते हैं गैमेट। ये फीमेल हो गया, ये मेल का हो गया। दूसरा हो गया कि अब दोनों में अंतर कैसे पता है, कि अंतर कैसे पता चलेगा अगर 2 रखा हुआ है गैमेट, अब उसको हम कैसे कहेंगे कि ये कौन मेल का है कौन फीमेल का है। तो ये जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट की कंपेयर में, मेल युग्मक के कंपेयर में साइज में बड़ा रहता है। ठीक है, जो फीमेल का होता है गैमेट, ठीक है, वो साइज में बड़ा होता है। और इसमें जो होता है, इसमें पोषण का भंडार होता है। पोषण नॉर्मल खाने वाला नहीं, वो अलग चीज होता है। ये जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट को पहचाने कैसे, ये मेल गैमेट मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें मूव करता है एकदम, एक जगह से दूसरे जगह से ये खासियत होता है दोनों में अंतर भी यही है। तो अब ये जो है इसके पास पहुंचा तो इसको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल गया, तो ये चीज मिलके एक जाइगोट बनाता है, जिसको जाइगोट कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। इससे ज्यादा अभी आपको नहीं जानना है, इससे ज़्यादा अभी और इसके और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही जानना। अब ये जानना है इसमें कि होता क्या है कि जो गैमेट जो होता है, ये जो गैमेट होता है, ये जो मेल है या फिर फीमेल गैमेट, दोनों में जैसे एक होता है मेल में भी 46 क्रोमोसोम है, हर एक सेल में 46 है, इसमें भी 46 गुणसूत्र जो कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो होता क्या है 23 पेयर में होता है, ये जो 46 होता है इसको 23 पेयर में होते हैं। या समझ लो ऐसा ही रफ बनाया समझने के लिए। ठीक है, कोशिश करो समझने की, मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करता हूँ जल्दी समझाने की। तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, अब इस 23 पेयर में होता क्या है कि जो, अब हम एक चीज सोचने वाली बात है यहाँ पे, एक नॉर्मल सा कोई भी इंसान एक दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा ये कि 23 पेयर इसका, 23 पेयर उसका। अब एक सेल में रहते हैं 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर रहते हैं। अब 2 मिलके तो भाई तो 46 पेयर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 46 दूनी 92, तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे जायगोट में। लेकिन ऐसा नहीं रहता, इसमें 46 ही होते। तो ये चौंकने वाली बात है कि ये कैसे हो गया। अब ये कैसे हो गया, होता क्या है, जो ये गैमेट जो होता है, ये जो मेल गैमेट है, ये जो फीमेल गैमेट है, होता क्या है, तो मेल गैमेट में इस जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है, इसके कोशिश सेल में, उसका हाफ रहता है। यही एक बहुत बड़ा अंतर रहता है यहाँ पे, हाफ होता है नंबर। ठीक है, हाफ इसका मिलके बन गए भाई 1। ठीक है ना, पढ़े ही होगे, 2 ऐसे हाफ इसका 1 है, इसका आधे रोटी मिलके बन गए 1। समझ रहे हैं ना, ऐसे ये आधी रोटी, इसकी आधी रोटी, दोनों मिल गए तो बन गए 1 रोटी। ठीक है, वही चीज यहाँ, इसके आधे मिल गए 1 बन गए, उसको जायगोट में हो गया 1, मतलब 46 क्रोमोसोम इसमें हो गए। इसमें होते हैं 23, जैसे जो 23 नहीं, हाँ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर में नहीं, तो हो गया, ये हो गया भाई मेल फीमेल में। अब एक और फायदा जो हम, एक और चीज जो हम लोग जनरली देखते हैं, समझने वाली बात ये है कि हम लोग को इससे फायदा क्या, जब हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, तो इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पहले मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इसमें लैंगिक जनन में जो भी नए जनन मतलब जो संतति होता है वो अपने जनक के समान होता है। कहने का मतलब अगर उसके जो फादर है, मदर है, जो अगर वो लंबा है
तो वो भी लंबा होगा। वो नाटे हैं तो वो भी नाटा होगा। अगर मान के चलो उसके जनक में फूल नहीं लगता है तो उसमें भी फूल नहीं लगेगा। उसमें छोटे फूल लगते हैं तो इसमें भी छोटे फूल लगे। तो ये एक इसमें क्या कहते हैं, इसका डिसएडवांटेज है, जिसको लाभ नहीं माना जाता है, वो एक अलैंगिक जनन। इसमें वेरिएशन नहीं देखने मिलता है। एक भाई जैसा उसका गार्जियन वैसा उसका बच्चा होगा, जैसे उस टाइप का हो जाता है लैंगिक में। लेकिन अगर यही जस्ट अपोजिट इसमें देखें, इसमें देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें वेराइटीज मिलेंगे भाई आपको। इसमें तरह तरह के मिलेंगे आपको वैरायटी। अब जैसे एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है, इस दोनों में क्रॉस हुआ, इस दोनों में हुआ, तो जो बच्चा जैसे भी आएगा वो एक रहेगा। या एक लंबा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, एक हो सकता है जो इस दोनों के बीच का हो, एक दोनों हो जो इस माता से भी नीचे छोटा हो सकता है, एक जो अपने पिता से भी लंबा हो सकता है, जो बहुत लंबा होगा। तो इस तरह की वैरायटीज देखने को मिलती है। ठीक है, यही एक फायदा होता है, ये चीज ये एक फायदा है। ठीक है, तो अब हम लोग के पास हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। इसमें होता है कि एक ही गार्जियन होता है, इसमें दो चाहिए। और भी जो गैमेट्स के बारे में हम लोग बताया, युग्मक के बारे में बताया, जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप समझ में। इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज को समझाया। समय कम है, कम टाइम में हम लोग को बहुत कुछ करना है, इसलिए अब हम लोग नहीं बता सकते इसके आगे। अब हम लोग को थोड़ा सा एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज जो पूछा जाता है हमेशा, वो चीज को अब देखते हैं। हाँ, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज यहाँ पे बताया उसको मैंने शब्दों में लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको मैंने खुद से इसलिए मैं लिख देता हूँ कि एग्जाम में आप लिख सके इसको डायरेक्ट जाके कि इस दोनों में अंतर क्या होता है। मैंने तो बता दिया ना यहाँ पे अंतर कैसे, ये जो बताया ये अंतर होता है। अब उसको भाषा में अब शब्दों में लिख दिया इसलिए क्योंकि अब लोग लिख पाओ नहीं लिख पाओ पता नहीं, तो इसलिए लिख ही लोगे, हम उम्मीद है। तो इस तरह से अब अंतर देखते हैं इसमें। इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। ठीक है, यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। उच्च श्रेणी के जीव मतलब जितनी जटिल संरचना उतने हर चीज के लिए अलग अलग सेल, हर चीज के लिए अलग अलग एक ऊतक रहता है। तो इसमें भी होता है, इंसानों में भी वही चीज होता है, लैंगिक जनन ही होते हैं। इसमें उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। लैंगिक जनन में निषेचन के बाद जीव का बनारंभ होता है। निषेचन वही कहते हैं, जब बताया ना यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यहाँ पे जो युग्मक है दो मिले तो उसको निषेचन कहते हैं, जो दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब हो गया क्या कि अब आगे देखते हैं। इसमें है क्या कि इसमें है कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, वही जो बताया वैरायटीज देखने को मिलते हैं, नए गुण विकसित होते हैं। इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते। वही अलैंगिक में देखना है, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती। यह निम्न श्रेणी के जीवों में उत्पन्न होता है। ठीक है, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक है, अलैंगिक जीवों में निषेचन नहीं होता। इसमें निषेचन होता है, जो बताया दोनों गैमेट मिलते हैं तो निषेचन जो होता है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते हैं। बताया ना कि गार्जियन अगर लंबे होंगे तो बच्चे भी वही होंगे, अगर गार्जियन छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे होंगे। फूल होगा तो फूल इसमें भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक हो जाते हैं, समझ गए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन जो आता है, मतलब 2 नंबर में मैंने देखा है इसको पूछे हुए कई बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आता है लैंगिक जनन के लाभ क्या क्या, ठीक है, फायदा किसकी क्या क्या है इसका। तो लैंगिक जनन में होता क्या, पहले हम लोग समझ लेंगे कि इसमें फायदा देखने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें नुकसान क्या है लैंगिक जनन, तभी हम लोग को फायदा समझ में आएगा। तो लिखा गया है इसमें कि लैंगिक जनन से जो पैदा होने वाले संतान लगभग अपने माता पिता के समान होते हैं। वही चीज पुराना जो बताया कि जो बाप लंबा तो बेटा भी लंबा, नहीं तो फिर वो छोटा तो ये भी छोटा, तो इस टाइप का सीन है यहाँ पे। तो होता है समान होता है, इसलिए बहुत अधिक आनुवांशिक परिवर्तन संभव नहीं होता। ठीक है, और इस वजह से जीवों में का विकास को रोकता है। अब भाई वैरायटीज नहीं देखने को मिलेंगे तो विकास रुकेगा ही ना। तो अब वही चीज इसके अपोजिट जो लैंगिक जनन होता है इसमें होता है। इसमें 2 तरह के जीव मिलते हैं ना। अब जैसे मेल फीमेल में भी होता है। एक मान के चलो एक गार्जियन जो उसका मेल जो पार्टनर है वो बहुत गुड लुकिंग है, और जो फीमेल पार्टनर है वो मे बी गुड लुकिंग नहीं है, या फिर फीमेल पार्टनर बहुत गुड लुकिंग है, अच्छे दिखने में अच्छी लड़की है वो, और लड़का जो एकदम काला कलूटा टाइप से है। तो उस केस में भी होता है क्या कि बच्चे जो देखेंगे कभी काले हो जाते हैं, कभी गोरे हो जाते हैं, कभी श्यामले रहते हैं, तो वो चीज भी देखने को मिलता है। तो सेम यही चीज को यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है। ये चीज आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग को बहुत पता होगा इसके बारे में, समझ सकते हैं आप लोग।
तो यह इसके विपरीत लैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतान में पिता के समान नहीं होते, माता पिता के समान नहीं होते। इसमें अनुवांशिक परिवर्तन संभव है और जीवों का विकास भी होता है। तो इसमें वही बताया कि हो सकता है मदर फादर मान के चलो कोई गोरा कोई काला रहा तो बच्चा श्यामला निकल गया भाई, तो श्यामला निकल गया तो न फादर थे उसके श्यामले न मदर, तो फिर कैसे हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे। आप इसको अगर ये क्वेश्चन जो आते रहता है उसका आंसर आप ये लिख दें, काफ़ी अच्छा आंसर है, इसको आप लिख दे, कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करें आप लोग लिखने की बार बार। हो सकता है इससे अच्छा आंसर आप लोग बना लें, लेकिन ये मेन पॉइंट यही होना चाहिए, आप इसको कैसे भी लिखे चाहे। ये हो गया तो ठीक है। अब हमारे पास अगले हम लोग जो अगले टॉपिक में हम लोग अगले दिन पे पढ़ेंगे वो होगा हम लोग के लिए पौधों के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फिर पढ़ेंगे हम लोग मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।